गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस सीरीज के अंदर एसक्यूएल पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। एसक्यूएल, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं, एसक्यूएल को स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। एसक्यूएल का बेसिकली काम डेटाबेस से इंटरैक्शन करना है। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो नॉन प्रोसीजरल है। नॉन प्रोसीजरल का मतलब जिसका जिसको यूज करने के लिए हमको कोई बड़ा प्रोसीजर या स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इस लैंग्वेज को या इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं। इसके लिए हमको कोई भी स्ट्रक्चर, हेडर फाइल डिक्लेरेशन, फंक्शंस ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसका बेसिक काम जो है वो डेटाबेस को मैनेज करना है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, और उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा ये उसको मैनिपुलेट भी करती है। एसक्यूएल बेसिकली अर्ली 1970s में आईबीएम द्वारा बनाई गई। आईबीएम के अंदर बनाया गया। डोनाल्ड चैम्बरलेन और रेमंड ने इसको डिक्लेयर किया। इसका जो इनिशियल नेम था वो सीक्वल था, यानी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज इसको स्टार्टिंग में कहा जाता था। बाद में इसको शॉर्ट नाम दिया गया एसक्यूएल। और ये जो लैंग्वेज है वो बेसिकली डॉक्टर EF कोड, जिन्होंने रिलेशनल मॉडल का कंसेप्ट की नींव रखी थी, उनके कंसेप्ट के ऊपर ये लैंग्वेज बेस्ड है। इसमें जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का वो एक टेबल का फॉर्म के रूप में है, यानी जो डेटा स्टोर रहता है वो टेबल के फॉर्म में रहता है। और टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम बने हुए होते हैं। जब हम इसके फीचर्स की बात करें, एसक्यूएल के फीचर की बात करें, तो सिंपल इसके फीचर्स हैं जो भी हमने पहले कहा। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, यानी ये बताती है कि आपको करना क्या है, व्हाट दे वांट, आप क्या कर सकते हो। ठीक है ना। आप डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बताने की जरूरत है कि वो कैसे किया जाएगा। क्लियर। हम क्या कर सकते हैं ये एसक्यूएल बताती है, कैसे करना है ये एसक्यूएल नहीं बताती। इसके लिए इसमें जरूरत नहीं है, प्रोसीजर बताने के लिए यहाँ पे जरूरत नहीं है। आसानी से समझी जा सकती है, इजी टू लर्न, और आसानी से यूज की जा सकती है। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है। मेनली अभी हमने डिस्कशन किया कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर वो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, जिसको हम फॉरेन की बोलते हैं। एक स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, या इसको स्टैंडर्डाइज जो करवाया जाता है वो एनसाई के द्वारा और ISO के द्वारा इसको स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया, जिससे फायदा ये हुआ कि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है और डिफरेंट जो RDBMS लैंग्वेजेस हैं उनके बीच में इंटर ऑपरेटेबिलिटी, यानी आपने अगर किसी एक लैंग्वेज में आपने डेटाबेस बना रखा है, आपने MySQL में बना रखा है, तो वो ओरेकल में चल जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से दूसरी लैंग्वेज है उसके अंदर ये चीज आराम से यूज की जा सकती है। वर्सेटिलिटी है, यानी अब बहुत वाइड रेंज में ऑपरेशंस हैं इसके। मल्टीपल टेबल्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, और भी कई इसके एडवांस फंक्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। इसके जो मेन कंपोनेंट हैं एसक्यूएल के, उसमें सबसे पहला आता है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाना, मतलब डेटा क्या है, कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये सारी चीज, यानी डेटाबेस का स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे काम DDL में होते हैं। इसकी जो बेसिक कमांड्स हैं वो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप कमांड्स है। क्रिएट का मतलब टेबल व्यू, डेटाबेस को जब हम क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो क्रिएट में आता है। बने हुए स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन, या कोई नया कॉलम ऐड करना है, या उसकी कोई डेफिनेशन में चेंजेस करना है स्ट्रक्चर में, तो वो आ जाता है हमारा अल्टर कमांड। उसके बाद में अगर यूज नहीं हो रही है टेबल या व्यू या डेटाबेस, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज की जाती है। एक सिंपल सा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के बीच में रहता है डिलीट और ड्रॉप को लेके, वो ये है कि डिलीट कमांड जो है वो डेटा को डिलीट करती है। आई रिपीट, डिलीट कमांड डेटा को या रिकॉर्ड को डिलीट करती है, जबकि
ड्रॉप कमांड टेबल को या व्यू को स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देती है, रिमूव कर देती है। वो आपके डेटाबेस से इन स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर देती है। क्लियर। दूसरा कंपोनेंट है डीएमएल। डीएमएल का मैनिपुलेशन काम है, यानी आप स्ट्रक्चर बन गया तो आप कैसे डेटा इनपुट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे और कैसे हम व्यू करेंगे। तो व्यू करने के लिए सेलेक्ट हो गया, रिकॉर्ड एंटर करने के लिए इंसर्ट, उसमें जो पहले से पड़ा है उसमें चेंजेस करना है तो अपडेट, और रिकॉर्ड को डिलीट करना है, रिमूव करना है तो डिलीट कमांड यूज करते हैं। उसके बाद में आता है हमारा डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल लैंग्वेज का काम क्या है कि डेटाबेस को मैनेज करना है, यानी उसको राइट्स प्रोवाइड करवाना। कौन सा यूजर कौन से टेबल को एक्सेस करेगा उसको बोलते हैं ग्रांट। ठीक है। और जब उसका काम कंप्लीट हो गया तो उस राइट्स को वापस एक्सेस करना, रिमूव करना, उसको बोलते हैं रिवॉक। क्लियर। उसके बाद में आते हैं अब आपकी टीसीएल कमांड। टीसीएल का बेसिकली ट्रांजैक्शन को, जो भी डेटाबेस की हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन में इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम टीसीएल कमांड का यूज करते हैं। इसकी जो बेसिक कमांड है, जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को थोड़ी देर बाद में सेव करते रहते हैं, यानी हर जगह हम छोटे छोटे चंक यानी पॉइंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं सेव पॉइंट। और अगर मान लो किसी कारण से ट्रांजैक्शन बीच में ही क्रैश हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अपने प्रीवियस सेव पॉइंट पर रोल बैक किया जा सकता है। यानी सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हम सेव पॉइंट नहीं लगाएंगे और ट्रांजैक्शन अगर किसी कारण से बीच में क्रैश हुआ तो हमको दोबारा से काम करना पड़ेगा, यानी इनिशियल से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर सेव पॉइंट लगा रहे हैं तो क्या होगा, लास्ट जो पहले वाला जो सेविंग स्टेट है, वो क्रैश से पहले वाला जो सेविंग स्टेट है वहां तक वापस रिमूव हो जाएगा और वापस वहां से काम स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपको इनिशियल लेवल से काम करने की जरूरत नहीं है। जब हम इनिशियल पॉइंट पे जाके, प्रीवियस सेविंग पॉइंट पर जाके हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रोल बैक। और अगर हमारा सारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और उस डेटा को चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं कमिट। कमिट होने के बाद में जितने भी हमने पहले सेव पॉइंट्स लगाए थे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, यानी अब जो कमिट स्टेट है वो इनिशियल स्टेट बन जाएगी। ये सिंपल सा टीसीएल आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेरी लैंग्वेज की कमांड्स बेसिकली कौन कौन सी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम एसक्यूएल के साथ क्वेरी करते हैं, इसको एक नया ग्रुप बना दिया गया है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसको डीक्यूएल भी कहते हैं। ठीक है ना, कई बुक्स में इसको डीक्यूएल के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। डीक्यूएल में कौन कौन सेलेक्ट, मेनली कमांड कौन सी है, सेलेक्ट। सेलेक्ट के साथ डिफरेंट पैरामीटर्स के क्लॉजेस को हम यूज करते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट सेलेक्ट के साथ में हम टेबल्स का नाम डिफाइन करने के लिए फ्रॉम को यूज करते हैं। वेयर जो रो बेस कंडीशंस होती हैं, उन आप डेटाबेस को फिल्टर करके रो के रूप में आप आंसर शो करना चाहते हो स्पेसिफिक कंडीशन के अनुसार तो आप वेयर का यूज करते हैं। ग्रुप बाय का यूज करने के लिए आपको एग्रीगेट फंक्शन बनाना है आपको, या एक पर्टिकुलर ग्रुप के रूप में आपको आंसर शो करनी है रो की, तो आप ग्रुप बाय यूज करते हो। हैविंग का काम बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन को यूज करके आपके ग्रुप को फिल्टर करना है तो आप हैविंग का लेते हैं। ऑर्डर बाय का काम होता है सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। सॉर्टेड में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपके डेटाबेस को शो करना है तो आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर एक क्वेरी है। एग्जांपल है सेलेक्ट नेम पोजीशन सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय। अब ये सेलेक्ट कीवर्ड है, नेम पोजीशन सैलरी जो है वो कॉलम के नेम है, एम्प्लॉय टेबल के, एम्प्लॉय एक टेबल है। ठीक है। ये वेयर क्लॉज है। वेयर क्लॉज ये बता रहा है कि भैया जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज्यादा है उसको शो किया जाए, और जो नाम है वो सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी हायर बड़ी होनी चाहिए और लोअर नीचे आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसको सैलरी को शो करना है। नाउ एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल, क्या फायदा है एसक्यूएल का, इजी टू यूज है, आराम से हम इसके स्ट्रक्चर को देख के हम इसके साथ वर्क कर सकते हैं। पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। पावरफुल मतलब हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी इसके अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वाइड रेंज एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। इंटर ऑपरेटेबिलिटी, अभी मैंने बताया कि डिफरेंट आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर इसको सपोर्ट करते हैं। ये डिफरेंट तरह की हमको कम्युनिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है माई एसक्यूएल, जिसके थ्रू हम बड़े लेवल पर कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर कोई एरर आ रही है तो हम उसको सॉल्व करवा सकते हैं और आसानी से हम इसमें कोई ट्रबल आ रही है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे ड्रॉबैक्स में सबसे पहले आता है स्केलेबिलिटी। जो वाइड एरिया लेवल जो है, यानी स्केलेबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल और
वर्टिकल हैंडलिंग। तो हॉरिजॉन्टल में जब बहुत सारे सर्वर हम आप एक साथ ऐड कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं, तो फिर उसको हैंडल करना, उन डेटाबेस को हैंडल करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। दूसरा है लार्ज डेटा वॉल्यूम को, जब बहुत बड़े लेवल पर डेटा वॉल्यूम होता है तो इसकी जो कमांड्स है, जो हम कमांड एग्जीक्यूट करवाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इनएफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आता है वो फिल्टर करने में बहुत स्लो डेटा को फिल्टर करता है। ये इसके मेन ड्रॉबैक्स हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो जाती है जब हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशन को डेटाबेस में प्रोसीड करते हैं एक साथ, और या जब मल्टीपल टेबल्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के लिए हमको कॉम्प्लेक्स ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा, और डिफरेंट तरह की एक क्वेरी में कई क्वेरी बनानी पड़ेगी जिसको हम सब क्वेरीज बोलते हैं, या नेस्टेड क्वेरी जब हम यूज करते हैं तो उससे स्ट्रक्चर जो होता है, जो एसक्यूएल कमांड का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अगर मान लो प्रॉपर एसक्यूएल डिजाइनर नहीं है, एसक्यूएल डेटाबेस हैंडल करने वाला पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर एरर आना फिक्स हो जाता है। उसका स्कीमा में डिजाइन करना डिफिकल्ट होता है। अगर बन गया, आपने डेटा डाल दिया, अब उसमें चेंजेस करना कॉम्प्लिकेटेड इश्यू क्रिएट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि आपने डेटाबेस बनाया और उसके अंदर आपने वैल्यू डाल दी। अब जो पहले से प्री डिफाइंड स्कीमा है उसमें अगर हम चेंज करते हैं तो उसको चेंज करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। उसके बाद में जो हम डेटा टाइप लेते हैं वो डेटा टाइप रिजिड होते हैं, यानी जो हमने डिक्लेयर किया है केवल उसी तरीका का डेटा फॉर्मेट वो यूज करते हैं, वही डेटा वो में स्टोर करेंगे। परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आती है जब हम बहुत सारी इंडेक्सिंग बना देते हैं, तो ओवर इंडेक्सिंग से क्या होता है कि एक ही टेबल के अंदर डिफरेंट पैरामीटर पर जब हम डेटा को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स को क्रिएट करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो शो करने में बहुत डिले हो जाता है, या डिफरेंट राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, और तो उसमें राइट और रीड ऑपरेशन जब हम यूज करते हैं तो क्या होगा, इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। उसके बाद में क्वेरी ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन इसका कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। इसके लिए हमको डीप नॉलेज लेनी पड़ती है, इसके लिए हमको डेटाबेस इंजन की डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाके हम इसकी क्वेरी के एग्जीक्यूशन को फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद में डेटा जब हम एसक्यूएल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो उससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, उसके लिए हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ पेड सॉफ्टवेयर हैं, जो ऑरेकल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हुआ, इनमें जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसको हमको पे करना पड़ता है, और अगर छोटे इंटरप्राइज हैं तो उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। उसके बाद में इस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए आपको स्किल पर्सन की जरूरत पड़ती है, यानी जो मेन आपका डीबीए आपको उसको हायर करना पड़ेगा। डीबीए को जब हायर करते हो तो एक हैंडसम अमाउंट उसको पे करना पड़ता है। उसके बाद में सूटेबिलिटी, कुछ डेटा टाइप के साथ में ये सूटेबल नहीं है, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर जो मल्टीमीडिया डेटा आ गए, या आपकी जो जावा या एक्सएमएल के डेटा हैं, उनको ये एसक्यूएल हैंडल नहीं करता है। उसके अलावा अगर हमको कहीं कॉम्प्लेक्स हियरार्चिकल डेटा की जरूरत पड़ेगी, या कोई ग्राफिकल स्ट्रक्चर के डेटा को हमको यूज करना हो, तो ये इस तरह का कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। उसके बाद में कंकरेंसी प्रॉब्लम आती है, जब मल्टीपल एक साथ यूजर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो वहां पे लॉकिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से डेडलॉक और स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी आती है। अभी जो डेडलॉक और स्टारवेशन है क्या होता है, इसका डिस्कशन हम अभी अगली वाली सीरीज में करने वाले, अगले वाले उसके अंदर सीरीज में करने वाले हैं। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे डेडलॉक और स्टारवेशन क्या होते हैं। उसके बाद में वेंडर लॉक इन की प्रॉब्लम आती है कि जो सॉफ्टवेयर जिस कंपनी का आप यूज कर रहे हो तो वो कुछ क्राइटेरिया पर फिक्स कर देता है, जिससे दूसरे जब हम ओवरलैपिंग करते हैं, जब इंटरचेंजेबली करते हैं, तो उसमें स्लाइटली चेंजेस हमको करने पड़ते हैं। ये एक प्रॉब्लम इशू होता है कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग अपना अपना क्राइटेरिया होता है स्ट्रक्चर का, उन स्ट्रक्चर को हमको मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती है। ये हमारा एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन था, ओवरव्यू था। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस क्लिप के नीचे जो क्वेरी है आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।